हेलो गाइस, दिस इज़ राहुल अस्थाना, मैनेजर इन पंजाब ग्रामीण बैंक। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों को जोर दे रहे होंगे। फिलहाल आज है 6 फरवरी और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ पिछले 3 दिनों के फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली आरबीआई कैंसल्ड लाइसेंस ऑफ विच बैंक। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो वैसे तो मेरी कोई खास दुश्मनी है नहीं कोऑपरेटिव बैंक से, लेकिन आजकल ये न्यूज़ में है तो इस क्वेश्चन का जवाब भी एक कोऑपरेटिव बैंक ही है। इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक, ये वो बैंक है जिसका लाइसेंस आरबीआई ने हाल ही में रद्द कर दिया है। इस बैंक की बात करें तो ये बैंक जो है नासिक बेस्ड बैंक है, महाराष्ट्र में इसकी मैक्सिमम ब्रांचेज हैं। रीज़न क्या है कि क्यों मना किया गया है इसको काम करने से मार्केट में? 2 रीजंस आरबीआई ने दिए हैं। एक तो कहा है कि आपके पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं बचा है। एडिक्वेट कैपिटल क्या होता है? देखो, जब भी कोई बैंक लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है आरबीआई के पास में, तो आरबीआई से क्राइटेरिया फिक्स करता है कि आपको इतना कैपिटल, इतना अथॉराइज्ड कैपिटल बना के चलना है, मेंटेन करके चलना है। अब आरबीआई ने क्या देखा है कि इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक की हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि वो अपनी पूंजी को बरकरार रख पाए, तो ये भी एक वजह है। और दूसरी जो वजह दी गई है वो है प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो क्या है कि अब जो है कस्टमर का जो विश्वास है इस बैंक पे उतना ज़्यादा रहा नहीं है। मैक्सिमम कस्टमर इस बैंक से अपने पैसे निकाल रहे हैं, या यूँ कहें कि मार्केट में इसका बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को एनालाइज करने के बाद आरबीआई ने डिसीजन लिया है कि भैया आप रहन दो, आपसे ना हो पाएगा, आपके लाइसेंस को हम रद्द कर रहे हैं। अच्छा, लाइसेंस तो रद्द हो गया, लाइसेंस रद्द होने से सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? कस्टमर्स का, डिपॉजिटर्स का, जिन्होंने अपने अपने पैसे इस बैंक में लगा रखे हैं। लेकिन आपको याद होगा पिछले सेशन में मैंने एक क्वेश्चंस डिस्कस किया था। वो क्वेश्चन में एक था नाम DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन करके मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, याद हो शायद आप लोगों को। फिलहाल मैं बता देता हूँ। मैंने बताया था कि जब भी कोई कस्टमर अपने पैसे बैंक में जमा करता है तो उसका एक अमाउंट फिक्स होता है कि उसका जो भी जितने पैसे हों, 5 लाख तक की कैपिंग दे दी जाती है इस DICGC के थ्रू कि 5 लाख तक आपके पैसे सुरक्षित हैं। कल को अगर बैंक किसी भी हालात में आपके पैसे नहीं चुका पाता है, नहीं दे पाता है, दिवालिया हो जाता है, उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है, बंद हो जाता है, तो आपको 5 लाख तक का कवर मिलेगा। 5 लाख, ये जब 1961 में आया था तो मैंने बताया था कि 1500 रुपये कवर थे। उसके बाद में 1993 में इस अमाउंट को बढ़ा के 1500 रुपये से बढ़ा के लाख रुपये कर दिए गए थे। 2021 के बजट में इस अमाउंट को बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया था। अब यही चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक चूँकि अब बंद हो चुकी है और यहाँ पे जो पैसे हैं जिन्होंने जमा कराया है वो तो अपने पैसे मांगेंगे, तो DICGC के थ्रू उनको वो पैसे वापस मिलेंगे। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि 99% यानी इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक के 99% कस्टमर ऐसे हैं जिनका अमाउंट जो है वो 5 लाख या उससे कम है। तो कह सकते हैं कि 99% लोगों को अपने पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। अब 1% की बात नहीं करते हैं, उनको रोने के लिए रख दिया है गवर्नमेंट ने कि भैया आप रो लो, क्योंकि आपके पास तो कोई और ऑप्शन है नहीं। हम जितने भी अमाउंट आपके जमा थे बैंक में, हम आपको सिर्फ 5 लाख तक का ही कवर देंगे, लेकिन 99% लोगों को पूरी पेमेंट कर दी जाएगी और इस बैंक को फिलहाल कर दिया गया है बंद। फिर से बता रहा हूँ, इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक है, नासिक बेस्ड बैंक है, महाराष्ट्र में इसकी मैक्सिमम ब्रांचेज हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच बैंक एक्सटेंड्स LOC लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $500 मिलियन टू श्रीलंका। हाल ही में किस बैंक ने लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत $500 मिलियन श्रीलंका को उधार दिए हैं? ऐसे नहीं बांट रहा, उधार दिए, ठीक है। तो ये है एक्सिम बैंक। अब एक्सिम बैंक को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक्सिम बैंक है क्या? देखो, एक्सिम बैंक दो नाम से बना है, एक तो EX और एक है IM। देखो, EX का मतलब होता है एक्सपोर्ट और IM का मतलब होता है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात बैंक या निर्यात आयात बैंक कह सकते हैं इसको। देखो ये है क्या, हुआ क्या कि हमारे देश के बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियां विदेशों में माल भेजती हैं, विदेशों के बहुत सारे कंपनियां हमें माल भेजती हैं, और लगभग ये सारे देश करते हैं। लगभग क्या, सारे ही देश करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते हैं खुद ही। अब अगर ऐसी बात होगी तो हम पेट्रोल कहाँ से लाएंगे? हमारे यहाँ तो पेट्रोल उतना होता नहीं है कि पूरे भारत को हम पेट्रोल बांट सके या डीजल बांट सके। तो गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करें तो गल्फ़ कंट्रीज़ हमें पेट्रोल देता है क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पेट्रोल है। अब जाहिर सी बात है, उनके पास पेट्रोल है तो उनके पास ऐसी ज़मीनें नहीं है कि वो अनाज उगा पाएँ, तो वो अनाज हम उनको देते हैं। तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहता है। अब एक्सिम बैंक, जिसको 1982 में लाया गया था, हेड ऑफिस मुंबई में है और इसके फिलहाल MD है हर्षा बंगारी। लाने का यही रीज़न था कि जो लोग भी
निर्यात करते हैं, जो कंपनियां भारत में निर्यात या आयात करती हैं, उनको एक मीडिएटर दिया जाए। मीडिएटर मतलब अगर आप सामान मंगा रहे हैं, कुछ भी माल मंगा रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि 1000-2000 रुपये का सामान मंगा रहे हैं और विदेशों से आप करोड़ों रुपये का सामान मंगा रहे हैं। तो वो चीज़ ना आपको फंड करता है। एग्जिम बैंक क्या करता है, आपको वो फंड प्रोवाइड करता है कि आप जो सामान है वो मंगा सके। इसके अलावा अगर आप कोई सामान बाहर भेज रहे हैं तो भी एग्जिम बैंक क्या करता है, आपको सपोर्ट करता है, फंड भी प्रोवाइड करता है, और उस जो भी मतलब भेजने में सामान जो भी चीज़ें होती हैं, एग्जिम बैंक वहाँ पे मीडिएटर के तौर पे काम करता है। आपने मार्केट से सामान उठाया, मार्केट इन द सेंस कि किसी भी देश से आपने सामान मंगाया, आप उसको पूरा पेमेंट नहीं कर रहे उस कंट्री को, तो एग्जिम बैंक वहाँ पे एज ए गारंटर भी काम करता है कि भाई हम गारंटी ले रहे हैं, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि ये आपके पैसे दे देंगे, नहीं देंगे तो हम हैं वहाँ पे। तो एग्जिम बैंक को इसीलिए बनाया गया था कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उसको थोड़ा सा आसान कर दिया जाए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि श्रीलंका को इसने 500 मिलियन डॉलर दिए, क्यों दिए? ऐसा क्या जरूरत पड़ेगी कि श्रीलंका को पैसे देने पड़े? रावण मार दिया था इसलिए श्रीलंका को देने पड़े कि भैया ले लो, हम कंपनसेशन के तौर पे आपको दे रहे हैं कि आपके रावण को हमने मार दिया था? नहीं, लगभग ये हर देश को ही देते हैं। फिलहाल इसने 61 कंट्रीज़ को एलओसी दे रखा है। कितनी कंट्रीज़ को? 61 कंट्रीज़ को इसने एलओसी दे रखा है, मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट उधार दे रखे हैं। और इसने श्रीलंका को भी पहली बार नहीं दिया है, ये 10वीं बार है जब इसने श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, और गवर्नमेंट के बिहाफ पे देता है, अपने पास से नहीं देता है। गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है ना कि हम श्रीलंका को इतना फंड देंगे, वो ये चीज़ें करे, हम अपने एंड से जो भी है कर सकते देंगे उनको। तो जाहिर सी बात है उधार भी दे रहे हैं, उनको ब्याज भी मिलेगा एग्जिम बैंक को। और एक दूसरे कंट्री में क्या होता है कि चलो सामंजस्य से बैठ जाता है कि दोनों कंट्रीज अच्छा कर रही हैं, फ्रेंडशिप अच्छी बन जाती है। तो 10वीं बार ऐसा है जब एग्जिम बैंक ने श्रीलंका को क्रेडिट दिया है। अब तक मैंने बताया कि 61 कंट्रीज़ को ये एलओसी दे चुके हैं, और कितने एलओसी दे चुके हैं? 276 एलओसी दे चुके हैं, 276। जैसे श्रीलंका को इसने 10 बार दे दिया, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ होंगी, 61 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनको इसने 276 बार लाइन ऑफ क्रेडिट दिया हुआ है, ठीक है। अब श्रीलंका को इन पैसों की जरूरत पड़ी क्यों? इन 500 मिलियन डॉलर का करेगा क्या वहाँ पे? क्या मतलब कुछ मंदिर बनाना है, क्या करना है? वो नहीं करना है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं देता है, इन सब चीज़ों के लिए पैसा नहीं देता है एग्जिम बैंक। श्रीलंका ने डिसाइड किया है कि वो इन पैसों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदने में, रेलवे में और डिफेंस में इन्वेस्ट करेगा। इन 500 मिलियन डॉलर का जो यूज़ होगा वो ये होगा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदेगा, रेलवे में इन्वेस्ट करेगा, डिफेंस में इन्वेस्ट करेगा, वहाँ से उसको इनकम होगी, उस इनकम से वो थोड़े थोड़े पैसे करके एग्जिम बैंक को वापस करता रहेगा। एग्जिम बैंक को ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, श्रीलंका और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे बन रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसके थ्रू हो जा रही हैं, ठीक है। तो एग्जिम बैंक समय समय पे एलओसी देता रहता है, लाइन ऑफ क्रेडिट देता रहता है, बहुत सारी कंट्रीज़ को दे रखे हैं इसने, 61 कंट्रीज़ को कवर किया हुआ इसने, और कम से कम मैक्सिमम 276 इसने एलओसी दे रखे हैं अब तक 61 कंट्रीज़ में। 10वीं बार इसने दिया है श्रीलंका को। एग्जिम बैंक की बात करें तो 1982 में फॉर्मेशन हुआ था, हेड ऑफिस फिलहाल मुंबई में है, और मैनेजिंग डायरेक्टर इसके हैं हर्षा भंगारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच पर्सन इज अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक? हाल ही में किस व्यक्ति को यूनियन बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया? तो वो नाम है निधि सक्सेना। पहले आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है निधि सक्सेना, और यूनियन बैंक की बात करें तो उसका हेड ऑफिस मुंबई में है, चेयरमैन इसके हैं राजकिरण राय जी, और इस बैंक का जो स्लोगन है वो है गुड पर्सन टू बैंक विथ। इस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी 11 नवंबर 1919 को, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ निधि सक्सेना। निधि सक्सेना क्या थी पहले, और इनको अब क्या पोस्ट दिया गया है? निधि सक्सेना पहले यूको बैंक की जनरल मैनेजर थी, यूको बैंक की जनरल मैनेजर रह चुके हैं निधि सक्सेना को, और अब उनको एक नई जिम्मेदारी दी गई है कि अब आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का भी पद संभाले यूनियन बैंक में। यूको बैंक में अब नहीं रही, तो अभी वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगी यूनियन बैंक की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच प्राइवेट इक्विटी ग्रुप इज लाइकली टू इन्वेस्ट $1 बिलियन ऑलमोस्ट 7500 करोड़ इन येस बैंक? हाल ही में किस कंपनी ने, मतलब अभी घोषणा तो नहीं हुआ है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बट ऑलमोस्ट तय ही है, 7,500 करोड़ रुपए येस बैंक में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया है। और ये एक इंटरनेशनल कंपनी है, एडवेंट इंटरनेशनल, जिसके चेयरमैन एंड एमडी हैं डेविड मुसफ्फर, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करता हूँ। देखो 2020 में क्या हुआ था कि येस बैंक के हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे, ठीक है। येस बैंक की हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे, मार्केट में ट्रस्ट खो गया था, कुछ समय के इन्होंने डिपॉजिटर्स को पैसे देने से मना भी कर दिए थे, कैपिंग रख दी थी कि इतने पैसे तक ही आप निकाल सकते हैं। बाद में चल के होता क्या है कि येस बैंक के हालात ठीक होते हैं, और उसके बाद ये सारा कुछ जैसे पहले चल रहा था वैसे चलने लगता है। लेकिन हालात कैसे ठीक हुए थे? ये बैंक फंस गई
मार्केट में इसके बहुत सारे पैसे डूब गए। आपको भी पता होगा कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को ये लोन देते हैं और जब वो कॉर्पोरेट्स रिटर्न नहीं करते हैं या एनपीए हो जाते हैं तो इन बैंकों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यस बैंक के साथ भी ऐसा ही हुआ था। यस बैंक को निकालने के लिए सबसे जो आगे आया था उस बैंक का नाम था एसबीआई। एसबीआई ने इसके शेयर्स खरीद लिए। जब ये बैंक डूबने लगी तो क्या होता है कि कोई बड़ा बैंक आता है और इन्वेस्ट करता है अपने पैसे। इससे क्या फ़ायदा होता है, जब ये बड़ा बैंक इन बैंकों में इन्वेस्ट करता है तो लोगों के अंदर ट्रस्ट जग जाता है, क्योंकि एसबीआई तो वैसे भी बहुत बड़ी बैंक है। लेंडिंग के बात करें तो बहुत बड़ी मतलब लेंडिंग बैंक कह सकते हैं, सबसे बड़ा लेंडिंग बैंक है भारत का। एसबीआई जब इसमें पैसे इन्वेस्ट करता है तो लोगों में ट्रस्ट जगने लगता है। एसबीआई ने जब इन्वेस्ट किया था तो 48% इन्वेस्ट किया था, मतलब जो भी इसका शेयर है, जो भी इसकी कैपिटल है, उसका 48% इन्वेस्ट कर दिया था, उसके शेयर खरीद लिए थे। ठीक है, जब ये एसबीआई ने किया था तो आरबीआई ने एसबीआई को बोला था कि भैया हम आपको ना क्या बोलते उसको यार, क्या वर्ड में भूल रहा हूँ यार, कि हाँ एक वो कैपिंग होती है कि आप 3 साल से पहले पहले पैसे निकाल नहीं सकते। उसको पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 3 साल का टाइम दे दिया था कि 3 साल से पहले पहले आप, एसबीआई को बोला था कि आप इन्वेस्ट तो कर रहे हो 48%, लेकिन 3 साल से पहले पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं। कितना कहा था, 3 साल से पहले पहले आप 26% से ज़्यादा नहीं, मतलब 26% आपको रखना पड़ेगा। यानी 48% इन्वेस्ट कर रहे हो आप, बहुत से ज़्यादा 22% निकाल सकते हो, लेकिन 26% आपको 3 साल तक रखना ही पड़ेगा। ठीक है, लॉक इन पीरियड बोलते हैं, सॉरी तो को याद आ गया, लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड। आरबीआई ने क्या कहा एसबीआई को कि आप इस बैंक को उभारने के लिए या इसको इस संकट से निकालने के लिए 48% का इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन किसी भी हालात में आपके शेयर 26% से कम नहीं होने चाहिए अगले 3 साल तक। ठीक है, 3 साल के बाद क्या लेते हो डिसीजन वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगले 3 साल तक आप 26% से ज़्यादा शेयर, मतलब 26% तक आपको मिनिमम रखना ही पड़ेगा। एसबीआई ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, एसबीआई ने क्या किया, फिलहाल जो एसबीआई ने इसमें से 18% शेयर निकाल लिया है। ठीक है, फिलहाल 18% शेयर निकाल लिया है और अब यस बैंक में एसबीआई की जो हिस्सेदारी है फिलहाल 30% की है। यस बैंक की बात करें ना तो यस बैंक में जो इन्वेस्टमेंट है एसबीआई का वो 30% है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो हुआ यूँ कि यस बैंक में 30% का इन्वेस्टमेंट फिलहाल है। अब एक कंपनी आती है, इंटरनेशनल कंपनी एडवेंट इंटरनेशनल, वो कहती है कि भैया मैं 7500 करोड़ इन्वेस्ट करूँगा यस बैंक में। लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पर। दिक्कत क्या है, आरबीआई ने जो गाइडलाइंस इशू किए हैं वो ये इशू किए हैं कि कोई भी प्रमोटर बैंक जैसे यस बैंक है, कोई भी बाहर का बैंक 9.9% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता है यस बैंक में, या किसी भी बैंक में अगर नॉन प्रमोटर बैंक है तो उसमें 9.9% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। अब यस बैंक के कैपिटल की बात करता हूँ मैं। जो यस बैंक का कैपिटल है, वेयर इज माय पेन, ओके, यस बैंक का जो कैपिटल है वो है 34,000, किधर गया, हाँ 34,425 करोड़, ये यस बैंक का कैपिटल है। ठीक है, क्या होता है कि आरबीआई कहता है कि भैया 9.9% या चलो मान लेते हैं ऑलमोस्ट 10%, 10% से ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो किसी भी हालात में, नॉन प्रमोटर्स अगर आप हो तो। यस बैंक के अगर आप मतलब साथ में आपने कंपनी स्टार्ट की है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप कोई बाहरी कंपनी हो तो 10% से ज़्यादा ऑलमोस्ट आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। 34,425 करोड़ का 10% कितना होता है, लगभग 3400 हो जाएगा या 3,442 करोड़ रुपए हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एडवेंट इंटरनेशनल कह रहा है कि भैया मैं तो 7500 करोड़ इन्वेस्ट करूँगा, जो कि 10% ज़्यादा हो गया। अब आरबीआई को तो ये कर नहीं सकते, मतलब आरबीआई से भी आगे निकल के ये इन्वेस्ट कर दे बिना आरबीआई के परमिशन के। तो इन्होंने अभी आरबीआई के पास में परमिशन के लिए गए हैं कि मेरे को परमिशन दिया जाए कि 7500 करोड़ रुपए मैं इन्वेस्ट करूं, और इस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा हमें तो होगा ही होगा, यस बैंक को ही होगा। यस बैंक को भी इस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा, यस बैंक के शेयरों में अचानक से उछाल आ जाएगा। जब एक इंटरनेशनल कंपनी, मल्टी नेशनल कंपनी कहें कि एक बैंक में इन्वेस्ट करती है, और बहुत बड़ी कंपनी है एडवेंट इंटरनेशनल, ठीक है, तो ऐसी कंपनी जब इन्वेस्ट कर रही है यस बैंक में तो यस बैंक के शेयरों में उछाल होगा, बिजनेस ग्रोथ भी होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट आ रही है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मतलब पॉसिबिलिटी है कि आरबीआई हाँ कर देगा। फिलहाल उसने हाँ नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि हाँ हो जाएगी। यस बैंक और एडवेंट इंटरनेशनल में इस समय फ़िलहाल बात चल रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। और ये एडवेंट इंटरनेशनल की बात करें तो इसका जो हेड ऑफिस है वो शायद शिकागो में है। ठीक है, शिकागो में, ठीक है।
तो $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट की बात की है यस बैंक में एडवेंट इंटरनेशनल ने। चेयरमैन और एमडी इसके हैं डेविड मुसफ्फर। और अगर ऐसा होता है तो मान के चलिए येस बैंक का तो उद्धार हो जाएगा और एसबीआई के ऊपर से भी प्रेशर हट जाएगा, क्योंकि एसबीआई को भी बोला गया कि 26% स्टेक रख के चलना है। तो एसबीआई को भी डर लगा हुआ है कि कहीं येस बैंक डूब गया तो मेरे पैसे भी डूब जाएंगे। तो 3 साल तक 26% मेंटेन करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हालात अच्छे रहें तो मुझे लगता है कि एसबीआई और भी इन्वेस्टमेंट इसमें करेगा, क्योंकि हर कंपनी चाहती है, हर बैंक चाहता है कि वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करे जिसके फ्यूचर चांसेस अच्छे हैं फ्यूचर में ग्रोथ करने के या प्रॉफिट कमाने के। तो हो सकता है कि ऐसा हो जाए। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अगला क्वेश्चन है विच पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये किस चिड़िया का नाम है? किस व्यक्ति को हाल ही में आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया है? जवाब है रवि मित्तल। और आईबीबीआई की बात कर लेते हैं तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अक्टूबर 2016 को। ठीक है, अब आईबीबीआई है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। देखो, होता क्या है कि जो कंपनियां होती हैं, सॉरी बैंक जो होते हैं, वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को भी लोन देते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि सारे कॉर्पोरेट्स तो पेमेंट कर नहीं पाते होंगे, कहीं ना कहीं वो दिवालिया हो जाते होंगे। दिवालिया इस वर्ड को पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी और एक वर्ड है बैंकरप्सी, इन दोनों का मतलब जो है वो एक ही होता है और वो है दिवालियापन। दिवालियापन क्या है? आपने कोई कंपनी खोली और कंपनी को चला रहे हैं, भगवान ना करे अगर आपने खोली है तो कल को वो कंपनी घाटे में जाने लगती है। जितना भी सामान, जितना भी पैसे उसने मार्केट से उठा रखे हैं, वो अपने उन लोगों को पैसे देने में क्या होती है, असमर्थ हो जाती है, नहीं दे पाती है। उस कंडीशन में आपको दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा, या कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं रहे आपको देने के लिए। ठीक है, ये तो आपने अपने तरफ से घोषित कर दिया कि भैया मैं तो दिवालिया हो गया। ठीक है, पैसे नहीं पेमेंट कर सकता, यानी आप असमर्थ हैं तो आप दिवालिया हो गया। लोग भी आपको बोल सकते हैं कि भाई ये तो इंसॉल्वेंट हो गया, ये तो पैसे पेमेंट नहीं कर सकता। तो उस कंडीशन में आपको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाएगा। अब अगर इंसॉल्वेंसी का मतलब दिवालिया होता है तो बैंकरप्सी का मतलब क्या है? ठीक है, इसी केस में बात करते हैं। आपने कंपनी चलाई, वो घाटे में चलेगी, आप पेमेंट नहीं कर पाए। अब जितने भी आपके लेनदार थे, जिनको लेने थे आपसे पैसे, वो चले गए कोर्ट में, कोर्ट केस कर दिया आपके ऊपर। ठीक है, कोर्ट में भी केस चला और आपने वहाँ पे प्रूफ दिखा दिए कि भाई मेरी कंपनी तो घाटे में चली गई, मैं पेमेंट कर नहीं सकता, मेरे पास तो पैसे बचे ही नहीं हैं। और इन सब सबूत के बिहाफ पे कोर्ट ने भी आपको एक लीगल टैग दे दिया कि आप दिवालिया हो गए। बस इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी में यही एक छोटा सा अंतर है। अगर कोर्ट के बाहर ये मामला है और आप पेमेंट करने में असमर्थ हैं तो अब तो आप इंसॉल्वेंट हैं। अगर ये मामला कोर्ट में चला गया और आपको कोर्ट ने भी बोल दिया कि भाई आप दिवालिया हो गए हो, तो वो लीगल टैग को हम बोलते हैं बैंकरप्सी। ये अंतर होता है। ठीक है, तो क्या हुआ था कि जो ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, ये लोन लेते हैं, लोन पे नहीं कर पाते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, लोन लेंगे तो कुछ ना कुछ तो गिरवी रखेंगे, मॉर्टगेज रखेंगे, जिसको कोलैटरल भी बोलते हैं, कोलैटरल भी रखते हैं। ठीक है, तो 2016 से पहले एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है DRT, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल समथिंग। ये कंपनी थी। जब भी कोई कॉरपोरेट पेमेंट नहीं कर पाती थी तो डीआरटी को केस दे दिया जाता था कि आप क्या, बैंक देते थे डीआरटी को केस कि अब आप जिस भी कॉरपोरेट्स को हमने लोन दिया था, इसके जो भी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास में गिरवी हैं एज एन कोलेट्रल, ठीक है, एज अ कोलेट्रल, आप उस प्रॉपर्टी को बेचिए और उस पैसे को मतलब हमें दीजिए, मतलब जितना भी उससे कवर होता है वो पैसे दीजिए, हमारे पैसे निकले, क्योंकि लॉस तो होगा ही होगा, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन जो भी मिल रहा है दे ही दो। डीआरटी को बनाया गया। अब डीआरटी जब बना था तो डीआरटी की एक गलत या कह सकते हैं कि वीक पॉइंट ये था कि डीआरटी बहुत टाइम लेती थी। एक इसका एग्जांपल देता हूँ। 2009 में किंगफिशर एयरलाइंस का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। 2009 में किंगफिशर एयरलाइंस को बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया, यानी कोर्ट के थ्रू बोल दिया गया कि भैया ये कंपनी तो डूब गई, आप पैसे नहीं दे सकती है। तो ये केस दे दिया गया डीआरटी को कि आप पैसे वसूल कीजिए। अब किंगफिशर एयरलाइंस के जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं वो सब किसके पास थे? बैंक के पास थे। बैंक ने डीआरटी को दे दिया कि आप बेचो। 2009 से ये केस चला। कब चला? 2009 से ये केस चला और सॉल्व कब हुआ है? 2015 में। 6 साल का एक लंबा अरसा गुजर गया डीआरटी को इस प्रॉपर्टीज़ को बेच के पैसा वसूलने से। इससे नुकसान क्या हुआ? 2009 में अगर ये प्रॉपर्टी बेची जाती जो बैंकों के पास थी तो उससे मिलते लगभग 4,000 करोड़,
4,000 करोड़ रुपए मिल जाते बैंक को। जिन जिन बैंकों का पैसा बाकी था किंगफिशर एयरलाइंस, 4,000 करोड़ रुपए वहाँ से वसूल होते हैं। लेकिन होता क्या है, 4,000 करोड़ वसूल नहीं होते हैं। जब 2015 आता है तो जाहिर सी बात है यार, जो एयरक्राफ्ट्स होंगे, एयरलाइंस होंगे, उनमें डेप्रिसिएशन भी होगी। मिलता कितना है, 750 करोड़ रुपए मिलते हैं। लगभग 3250 करोड़ का नुकसान होता है बैंकों को, सिर्फ डीआरटी की वजह से, क्योंकि डीआरटी ने केस बहुत लंबा ले लिया, बहुत लंबा चला दिया। तो डीआरटी में ये थोड़ी सी वीक पॉइंट्स थी, तो डीआरटी को, इस वीक पॉइंट्स को दूर करने के लिए आईबीबीआई को लाया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड को लाया गया कि अब डीआरटी की जगह पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी काम करेगा। इसमें क्या था, इसको बोला गया कि भैया डीआरटी की एक प्रॉब्लम थी कि वो बहुत टाइम लेता था, आप टाइम मत लेना, आप जल्दी जल्दी केस को सॉल्व करना। तो इसीलिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड को लाया गया था कि वो किसी भी केस को जब लेती है तो बहुत जल्दी सॉल्व करती है, ताकि जो बैंक का नुकसान होता है वो कम से कम हो सके। नुकसान तो वैसे भी होना है, लेकिन कम से कम हो सके। तो डीआरटी और इंसॉल्वेंसी अब बैंक्रप्सी बोर्ड मिलके काम करते हैं। डीआरटी को हटाया नहीं गया है, डीआरटी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड अब मिलके काम करते हैं। और जब भी कोई कॉर्पोरेट जो दिवालिया होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ को बेच के पैसा जो है वो बैंक को दे देते हैं। ठीक है, अब किन किन लोगों को ये मतलब ये आते हैं बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी में। देखो, अगर कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी अगर हो जाती है दिवालिया या बैंक्रप्ट, तो वो उससे कवर कर सकती है। किसी भी लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी हो। अच्छा, लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या अंतर है मैं बताता हूँ। देखो, अगर लिमिटेड लाइबिलिटी आपकी है, अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया और आपने कहा भैया मेरी लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने उस कंपनी के 1,000 रुपये के शेयर खरीदे हैं और किसी केस में वो कंपनी डूब जाती है, तो सिर्फ आपके 1,000 रुपये डूबेंगे। यानी कि आपकी जो लिमिट लाइबिलिटी है, दायित्व है, जिम्मेदारियां हैं, वो लिमिटेड है, सिर्फ उस 1,000 रुपये तक ही सीमित है। और एक होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, कंपनी डूब गई, आपके वो पैसे तो डूबे ही डूबे जो आपने उस कंपनी में लगा रखे थे, साथ साथ में आपके जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ है ना, वो भी कवर होंगे, उनसे भी वसूला जाएगा। यानी कि मान लो मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, 2 लाख रुपए लगा के इन्वेस्ट कर दिया और मैंने कहा कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, कल को कंपनी डूब गई, 2 लाख तो मेरे गए ही गए, मेरे पर्सनल नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको भी बेच के कवर किया जाएगा, वो कवर कर सकते हैं। तो ये होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड क्या करता है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी को भी इसके अंदर आते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ बेच सकती है, पार्टनरशिप कंपनियों की प्रॉपर्टीज़ बेच सकती है अगर वो बैंक्रप्ट हो गए हैं। तो इन सारे जो भी कंपनियाँ हैं, इन कंपनियों की एक मिनट, इन कंपनियों के प्रॉपर्टीज़ को बेच के वो पैसा बैंक को देगी और बैंक वहाँ से कवर करेगा। बैंक को नुकसान क्या होता है, आप लोगों ने बैलेंस शीट का नाम सुना होगा, अगर कॉमर्स के बैकग्राउंड से हैं तो आप लोगों को बैलेंस शीट के बारे में पता होगा कि एक तरफ होती है लाइबिलिटी और एक तरफ होता है एसेट्स। हर साल के अंत में बैंक या कोई भी कंपनी अपना बैलेंस शीट बनाती है और देखती है कि मुझे इस पूरे साल में कितना नेट प्रॉफिट हुआ है या कितना नेट लॉस हुआ है। तो जब भी कुछ एनपीए आता है तो लाइबिलिटी में ये कह सकते हैं कि एक प्रोविज़न करना पड़ता है इन कंपनीज़ को। बहुत डीप चैप्टर है ये, कभी अच्छे से बता दूंगा। क्या होता है कि प्रोविज़न करना पड़ता है उनको कि भैया मेरा तो इतना एनपीए में चला गया, और जब ये डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल या फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी से बोर्ड से जो पैसा आता है तब भी नुकसान होता ही होता है। तो जितने पैसे आ गए वो तो चलो हो गए कवर, और नहीं तो फिर जो नेट प्रॉफिट होता है उससे कवर किया जाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब था रवि मित्तल, इनको भी आईबीबीआई का चेयरमैन बनाया गया है, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अक्टूबर 2016 के बाद से ये काम कर रही है मार्केट में डीआरटी के साथ में। इससे पहले डीआरटी अकेले काम करती थी और जो भी कॉर्पोरेट्स पैसे नहीं दे पाते थे उनसे कवर कर पाती थी। मैंने आपको किंगफिशर एयरलाइंस का एक वो एग्जाम्पल भी दिया है, जिसके ओनर का नाम आप लोग को पता ही होगा, विजय माल्या। फिलहाल ब्रिटेन में है, वो भगोड़े घोषित कर दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है विच बैंक इज लुकिंग फॉर वैल्यूअर्स टू सेल बैंक्स ओन्ड प्रॉपर्टीज। हाल ही में किस बैंक ने घोषणा की है कि वो अपने प्रॉपर्टीज़ को बेचने के लिए वैल्यूअर्स को देख रही है, वैल्यूअर्स को खोज रही है। वो बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक। एमडी एंड सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव। पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में घोषणा किया है कि भैया वो अपनी जो भी एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहा हूँ। फिक्स्ड एसेट मतलब जो अनमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कहीं बिल्डिंग ले लिया, कुछ ले लिया, वो अनमूवेबल है, हिल नहीं सकते वो। एक होता है कि कैश होता है, वो भी आपकी प्रॉपर्टी है लेकिन वो मूवेबल होती है, आज आपके पास है, कल आप किसी और को दे दोगे, परसों किसी और के पास चला जाएगा। लेकिन एक फिक्स्ड एसेट्स होता है, ठीक है, वो आप हिला नहीं सकते हो। अब आपने बिल्डिंग ले ली, अब ऐसा थोड़ा ना कि बिल्डिंग लखनऊ में ले ली, कल को दिल्ली बस गए तो बिल्डिंग को जड़े खोद दी और उसको उठा के लखनऊ में दिल्ली में शिफ्ट कर लिया, नहीं हो सकता ऐसा ना। तो इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड प्रॉपर्टी। तो फिलहाल जो पीएनबी है उसने डिसाइड किया है कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल आउट करेगी, और सेल आउट करके वो थोड़ा सा 400 करोड़ के आसपास इनको इस
सेल से मिलेगा। 400 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी है इनकी, तो देखते हैं कब तक सेल होती है। फिलहाल इसने अनाउंस कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच बैंक लाइन्स अप 6 NPA अकाउंट्स फॉर सेल टू ARCs टू रिकवर ड्यूज ऑफ 406 करोड़। किस बैंक ने अपने 6 NPA अकाउंट्स को ARC को दे दिया है? इस ARC का फुल फॉर्म आपको बताया था मैंने पहले पिछले वाले क्लास में, एसेट्स रिकवरी एंड कंस्ट्रक्शन समथिंग नाम है इसका। ये एसेट्स ये जिसको मैंने बैड बैंक के बारे में बताया था ना, ये वही है। NARCL के बारे में बताया था, नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो अपने 6 NPA अकाउंट्स को ARC को दे देगा, जो भी NPA अकाउंट्स है। देखो NPA होने से क्या तकलीफ है बैंकों को? तकलीफ क्या है कि जैसे मान लो मैं बैंक हूँ और मेरे कुछ पैसे NPA हो गए, तो ना तो ब्याज आ रहा है, ना तो मेरा प्रिंसिपल आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, वो पैसे मेरे डूब गए। अब क्या बैंकों को इससे क्या फ़ायदा है? ये प्रॉपर्टी अगर वो ARC को दे देंगे, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, तो वो क्या करेगा, इन कंपनी को बेचकर, मॉडिफाई करे, बेचे, जो भी जैसे करे, वो पैसे क्या करेगा, बैंक को दे देगा। तो कम से कम बैंक को चलो कुछ तो मिला, नहीं बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, लेकिन मिला तो कम से कम। अगर वो NPA रहेंगे तो वहाँ से तो कुछ नहीं मिलना। तो बहुत सारे बैंक आगे आ रहे हैं और अपने NPA अकाउंट्स को बैड बैंक्स को दे रहे हैं, NARCL को दे रहे हैं, ARCs को दे रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि उनके पैसे रिकवर होंगे, थोड़े थोड़े पैसे सही, लेकिन रिकवर तो होंगे ही होंगे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि वो भी अपने 406 करोड़ के NPA अकाउंट्स को, 6 अकाउंट्स है ये, उनको दे देगा ARCs को, और वहाँ से पैसे रिकवर करेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैंने बता ही रखा है कि 1955 में इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था, पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी इंट्रोड्यूसेस फेस स्कैन फीचर्स टू इट्स ऐप। हाल ही में किस कंपनी ने एक फेस स्कैन फीचर को लॉन्च किया है अपने कस्टमर्स को और ज़्यादा बेहतर फैसिलिटीज़ देने के लिए? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ICICI लोम्बार्ड। ICICI लोम्बार्ड एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। इसने डिसीजन लिया है कि वो एक फेस स्कैनर लाएगा अपने ऐप में, क्योंकि जब ये इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस देती हैं ना, तो कस्टमर को वेरीफाई भी करती हैं। तो अभी क्या हुआ है, कोविड के बाद बहुत सारे कंपनीज़ ने क्या किया है कि अब जाहिर सी बात है मिलना जुलना कम ही हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, फेस स्कैनर भी अपने ऐप में ला रहे हैं, ताकि वो घर बैठे बैठे या ऑफिस बैठे बैठे ही कस्टमर को स्कैन कर पाएँ या कस्टमर से वर्चुअली बात कर पाएँ कि हाँ ठीक है आप इंश्योरेंस ले रहे हो, ठीक है। तो ICICI लोम्बार्ड ने अभी फिलहाल ये लॉन्च किया हुआ है। ICICI लोम्बार्ड की बात करें तो हेड ऑफिस मुंबई में है, और फिलहाल इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं भार्गव दासगुप्ता, ठीक है। और अभी ICICI ने डिसीजन लिया है कि ये इसको लॉन्च तो करेगा, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल रहा तो इसको और बेहतर तरीके से लॉन्च करेगा। फिलहाल ये बहुत ही मतलब लिमिटेड जगहों पे ये इसको लाएंगे, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो फिर इसको और जगहों पे, जैसे अब जो मुंबई है, दिल्ली है, ये बड़ी बड़ी सिटीज़ है, यहाँ पे लॉन्च करेगा। उसके बाद फिर ये देखते हैं, अगर सही चल गया तो फिर ये आगे भी इसको लॉन्च करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि विच बैंक टू ऑफर व्हाट्सएप बैंकिंग बाई इन्फोसिस फिनिकल। हाल ही में किस बैंक ने डिसीजन लिया है कि वो इन्फोसिस फिनिकल के साथ मिलकर व्हाट्सएप पे काम करेगा। आप लोग भी फिनिकल पे काम करोगे, जब आप लोग बैंक में जॉब करोगे तो फिनिकल ही सॉफ्टवेयर मैक्सिमम जगहों पे चलता है। पंजाब ग्रामीण बैंक में भी फिनिकल 10 चल रहा है, आप लोग इस पर काम करोगे। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो व्हाट्सएप के थ्रू बैंकिंग प्रोवाइड करेगा अपने कस्टमर को। यानी कि अब कहीं भी, कभी भी, किसी भी टाइम पे बैंक में अगर आप जाते हो तो एक फिक्स टाइम होता है ना, जैसे SBI में आप चलेगा तो बोलेंगे कि भैया लंच चल रहा है, 2 से 3 करेंगे लंच चल रहा है। वैसे तो उनका हमेशा लंच चलता रहता है, लेकिन फिर भी एक जो टाइम होती है 2 से 3 का लंच, आप गए तो पता चला लंच चल रहा है, तो वेट करो बाहर बैठ के, लंच के बाद काम होगा। लेकिन अगर व्हाट्सएप बैंकिंग आती है तो अब आपको कहीं बैठ के वेट करने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी कहीं भी, मतलब 12 बजे रात में भी अगर आपको बैंकिंग मतलब किसी को पैसे भेजने हो, किसी कहीं से मंगाने हो, तो आप इस ऐप के थ्रू, यानी व्हाट्सएप ऐप के थ्रू भेज सकते हो। और इनके साथ, इनका टाइप किसके साथ है, इन्फोसिस फिनिकल के साथ में है, ठीक है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो अपने कस्टमर्स को व्हाट्सएप बैंकिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मैंने बात की थी पिछली, कि इसका पीछे बात किया था पिछले क्वेश्चन में, कि इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। चेयरमैन इसके राजकिरण राय जी हैं। स्लोगन इसका है गुड पीपल टू बैंक विथ। और अगर इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 11 नवंबर 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, लगभग 102 साल पहले। इस नवंबर में 103 साल हो जाएगा, बहुत पुरानी बैंक है ना। तो आज का ज्ञान यही ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में और डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चंस को। जितने क्वेश्चंस इन 3 दिनों में आए थे, मैंने उन 3 दिनों के क्वेश्चंस को कवर किया और कोशिश किया कि बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। आज मैंने पेन पहली बार यूज़ किया था, थोड़ा सा मैं फंबल कर रहा था, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अगले क्लासेस में ये चीज़ें ना हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपको अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखें और
अगर हो सके तो नोट्स बनाते रहें, नहीं बना रहे हैं तो चीज़ें ध्यान से सुने, क्योंकि एक क्वेश्चंस में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, बहुत सारी वेराइटीज़ वाले जवाब मिल जा रहे हैं जो आप नेट पे खोजोगे यहाँ वहाँ, वो चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। तो ठीक है, मिलता हूँ अगले क्लास में और कवर करेंगे फिर से 2-3 दिनों के फाइनेंशियल अवेयरनेस। तब तक के लिए गुड बाय।